वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो दोनों पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन, वो दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट। संघट सिद्धांत, या आप इसको एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। आप इसको टक्कर सिद्धांत भी कह सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है भाई, ओके। तो देखो ये क्या कहती है, एक बार मैं आपको ओरली इसको बता देता हूँ, फिर हम इसको लिख लेंगे। फिर इसका जो गणितीय रूप है मेन तो वो है, देखो सुनना। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी अभिकारक होते हैं वो जब उत्पाद बनाते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करें होती है, ठीक है। और उन टक्करों से क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनमें पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है कि अभिकारक अणुओं में टक्करों के द्वारा पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। टक्करें जितनी ज़्यादा होगी, टक्करें जितनी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपन कहने का मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है, टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। अब जितनी भी टक्करें होती है वो सारी की सारी प्रभावी नहीं होती है, अणुओं के बीच में जितनी भी टक्करें होती है वो सारी की सारी प्रभावी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो टक्करें होती हैं उनको प्रभावी होने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला तो अणु का सक्रियण होना जरूरी है। अगर अणु सक्रियत ही नहीं होगा तो क्या वो टक्करें कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर वो अणु सक्रियत हो गया लेकिन उसके पास गतिज ऊर्जा ही नहीं है, उसको गति करने के लिए एनर्जी उसके पास नहीं है, तो मस्ट कंडीशन देखो टक्कर करने के लिए क्या क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए। पहला, अणु के पास क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, अणु का सक्रियण होना जरूरी है, एक्टिवेशन होना जरूरी है। दूसरा, अगर वो एक्टिवेशन हो गया तो उसके पास क्या होना जरूरी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होना जरूरी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है उनका विन्यास, कि जो अभिकारक अणु आपस में टक्कर करेंगे, अगर वो उचित विन्यास में नहीं आ रहे हैं तो चाहे सारे दिन टक्करें करो, उत्पाद नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, जो टक्करें करने के लिए 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि अणु का सक्रियण होना जरूरी है। दूसरा, अगर अणु सक्रियण है तो उसके पास क्या होना जरूरी है, गतिज ऊर्जा होना जरूरी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अणु का विन्यास इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दोबारा से तो देखो, संघट सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको होने के लिए क्या होता है, अभिकारक अणुओं के बीच में क्या होती है, टक्करें होती है, जिसके कारण पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। फिर ये सिद्धांत ये कहता है कि टक्करों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, प्रभावी टक्करों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है किसके, टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। अब सारी टक्करें तो प्रभावी होती नहीं है, उन टक्करों का कुछ हिस्सा प्रभावी होता है, ठीक है। अब प्रभावी होने के लिए क्या जरूरी है, टक्करें होने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, हाँ सबसे पहले एक चीज़ और देखो, एक मिनट, कि ये जो सिद्धांत है सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है, यह सिद्धांत गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, गैसों के अणुगतिक
सिद्धांत, जिसको आप क्या कहते हो, KTG। जब हम गैसेज स्टेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है, पर आधारित है। ध्यान रखना भाई, ये जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, KTG पर आधारित है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए उसके अभिकारक अणुओं के मध्य, उसके अभिकारक अणुओं के मध्य क्या होती है, टक्करें होती है, टक्करें होती है, जिससे क्या होगा, जिससे पुराने बंध टूटते हैं, जिससे पुराने बंध टूटते हैं एवं नए बंध बनते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, टक्करों की संख्या पर। तो हम क्या कह सकते हैं, टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, मैंने क्या कहा था कि जितनी भी टक्करें हो रही है वो सारी टक्करें क्या नहीं होती, प्रभावी नहीं होती। सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती है, सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती है, कुछ ही टक्करें प्रभावी होती है। केवल कुछ ही टक्करें प्रभावी होती है, जिसके फलस्वरूप अणु सक्रियत होकर, जैसे ही टक्करें होगी अभिकारक अणु क्या हो जाएंगे, सक्रियत, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, सक्रियत होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखना कि
अभिकारक अणुओं के बीच में जितनी भी टक्करें होगी वो सारी टक्करें क्या नहीं होगी, प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, तो उनमें से कुछ ही टक्करें क्या होती है, प्रभावी होती है। अब जो टक्करें प्रभावी होगी उसके कारण क्या होगा, अणु एक्टिवेट हो जाएंगे, सक्रियत हो जाएंगे, जिससे वो क्या बना लेंगे, उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। आप इनको उतारो, तब तक मैं मार्कर में शेड डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे। चलो देखो, अब यहाँ पे आप एक चीज़ आई है कि सारी टक्करें क्या नहीं होती, प्रभावी नहीं होती। तो फिर कौन सी टक्करें प्रभावी होगी, उसके लिए देखो आप थोड़ी सी छोटी हेडिंग डाल लो, प्रभावी टक्करों के कारण। कि मतलब प्रभावी टक्करों के लिए क्या होना जरूरी है। सबसे पहला तो मुझे बताओ क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, अणु का सक्रियत होना जरूरी है। अणु का सक्रियत होना आवश्यक है। ठीक है ना, एक्टिव होना, एक्टिवेट होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 2। चलो यहीं लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। दूसरा, अब अणु सक्रिय तो हो गया, लेकिन अगर उसके पास गतिज ऊर्जा ही नहीं है तो क्या वो टक्करें कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर टक्करें नहीं कर पाएगा तो क्या वो टक्करें प्रभावी होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो टक्करें प्रभावी हो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, प्रभावी टक्करों के कारण या फिर टक्करें प्रभावी हो इसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, अणु का सक्रियता होना आवश्यक है। दूसरा, अणु के पास गतिज ऊर्जा, जिसको आप क्या कहते हो, काइनेटिक एनर्जी। अणु के पास गतिज ऊर्जा होना आवश्यक है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अणुओं का विन्यास। तो मैं लिख रहा हूँ, प्रभावी टक्करों के लिए अणुओं के पास उचित विन्यास होना चाहिए, उचित विन्यास होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इस लास्ट वाले पॉइंट को समझा रहा हूँ मैं। आपके पास एक रिएक्शन है H2 + I2 और ये आपको दे रहा है ट्वाइस ऑफ HI। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहला तो जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और आयोडीन के, उनके पास क्या होना चाहिए, वो एक्टिवेट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर वो एक्टिवेट हो गए तो उनके पास क्या होना चाहिए, गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। और तीसरा, इनका प्रॉपर विन्यास होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए जिसकी वजह से टकराकर अच्छी यील्ड में क्या बनाए, आपको उत्पाद बनाए। तो देखो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर आपके पास जो हाइड्रोजन है H2 मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से है और जो I2 मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से, अब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो इनमें देखो एक H2 मॉलिक्यूल, सॉरी एक H2 परमाणु, दूसरा H2 परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु और एक आयोडीन परमाणु, दोनों आके टकरा रहे हैं। तो देखो इनका एक अणु टकरा पा रहा है, दूसरे अणु तो टकरा ही नहीं रहे। ठीक है, तो क्या ये टक्करें प्रभावी होगी, क्या ये टक्करें प्रभावी होगी? तो हम लिख देंगे उचित विन्यास नहीं है, उचित विन्यास नहीं है। अगर उचित विन्यास नहीं होगा तो टक्करें प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो इसी का, ये तो आपका H2 मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है, I2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इस प्रकार से अप्रोच हो रही है, ये हाइड्रोजन और नीचे से क्या जा रहा है, आयोडीन। तो क्या ये एक प्रॉपर वे में प्रोडक्ट बना पाएंगे क्या? नहीं, इनके जो बीच में जो, क्योंकि विन्यास इनका क्या नहीं है, सही नहीं है।
अरे दोनों हाइड्रोजन के बीच में आयोडीन जा रहा है और वो भी एक ही जा रहा है, तो क्या ये विन्यास एकदम सही है? नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, ये विन्यास भी क्या नहीं है, उचित नहीं है, उचित विन्यास नहीं है। उचित विन्यास से मतलब है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, उचित विन्यास नहीं है। ठीक है। और देखो, और एग्जांपल देखो इसके, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कि कौन सा विन्यास उचित है, कौन सा विन्यास उचित नहीं है। तो देखो आप ये कह सकते हो क्या कि इधर तो आपने हाइड्रोजन ले रखा है और इधर आपने ले रखा है आयोडीन ले रखा है। ठीक है, और दूसरा देखो, इधर आपने आयोडीन ले रखा है और इधर आपने क्या ले रखा है, हाइड्रोजन ले रखा है, और आप इनके बीच में क्या करवा रहे हो, टक्करें करवा रहे हो। तो एक प्रकार से ये विन्यास भी ज़्यादा उचित नहीं है। यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी लेकिन बहुत कम मात्रा में वो अभिक्रिया होगी। ठीक है। और देखो, अगर देखो भाई, अगर ऐसे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हो आयोडीन 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 हो, ये इधर अप्रोच कर रहे हैं, ये इधर अप्रोच कर रहे हैं, तो लिखो ये क्या है, यह एक उचित विन्यास है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा HI HI, तो दो के बन जाएंगे HI बनाएंगे। और देखो, और देखो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयोडीन आयोडीन। ठीक है, ये नीचे ये ऊपर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उचित विन्यास होने के कारण अभिक्रिया पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि अभिक्रियाओं के होने के लिए टक्करों का प्रभावी होना जरूरी है। दोबारा से एक बार फटाफट मैं आपको इसको रिपीट कर देता हूँ। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले तो बताओ कोलिजन थ्योरी बेस किस पर है, KTG पर बेस है। ठीक है, KTG से अब देखो आगे से हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे कि हमें दूसरी थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों थोड़ी बहुत फेल हो गई, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से क्या हो गई थी, ड्रॉबैक थी इसके, जो जिसकी वजह से फेल हो गई थी। इसके बाद में दूसरी थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए इसको ध्यान से समझना आप। ये किस पे बेस है, KTG पर। KTG क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। ठीक है, ये ऐसे कहता है कि कोई भी उत्पाद बनने के लिए जो अभिकारक अणु होते हैं उनके बीच में क्या होती है, टक्करें होती है। ठीक है, और टक्करों के कारण क्या होगा, जो आपके अभिकारक अणु होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जिससे वो कहाँ चले जाएंगे, उत्पाद में चले जाएंगे। जितने ज़्यादा अणु एक्टिवेट होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सक्रियत अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि उत्पाद बनने के लिए जो अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करें होंगी उससे उनके पुराने बंध तो टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। फिर हमने कहा कि जो अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करें हो रही है वो सारी की सारी टक्करें प्रभावी नहीं होती है, केवल कुछ ही टक्करें क्या होती है, प्रभावी होती है। अब वो जो टक्करें प्रभावी होगी वो कौन सी टक्करें प्रभावी होगी, उसके लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना जरूरी है कि प्रभावी टक्करें होने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला तो अणु के पास, अणु का क्या होना जरूरी है, सक्रिय होना जरूरी है, अणु खुद एक्टिवेट होना जरूरी है। अरे क्रिया करने के लिए खुद में भी एक्टिव थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए ना, एक्टिवेट होना जरूरी है। दूसरा, अगर वो एक्टिवेट तो हो गया लेकिन उसके पास गति करने के लिए ऊर्जा ही नहीं है तो क्या वो रिएक्शन प्रभावी टक्कर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें दूसरी कंडीशन है वो क्या कहोगे आप, कि अणु के पास क्या होनी चाहिए, पर्याप्त गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, कि अभिक्रिया करने के लिए या फिर टक्करें करने के लिए अणुओं का उचित विन्यास, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। हमने 2-3 एग्जाम्पल से इसको समझ लिया कि कहाँ कहाँ जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है और कहाँ कहाँ ओरिएंटेशन है प्रॉपर है, तो कहाँ कहाँ अभिक्रिया हो जाएगी और कहाँ कहाँ अभिक्रिया नहीं होगी। ये तो था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, तो आप हेडिंग डालो, टक्कर सिद्धांत द्वारा या फिर संघट्ट सिद्धांत द्वारा वेग स्थिरांक की गणना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो, टक्कर सिद्धांत द्वारा वेग स्थिरांक की गणना। ठीक है भाई, टक्कर सिद्धांत द्वारा वेग स्थिरांक की गणना। हेडिंग डालो, टक्कर सिद्धांत द्वारा वेग स्थिरांक की गणना। वेग स्थिरांक क्या होता है? के। तो इस थ्योरी का पर्पज ही वही है अपना, तो मेन पढ़ने का के कैलकुलेट करना। और आगे जो दूसरी थ्योरी है ACT, उसके द्वारा भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? के, वेग स्थिरांक की कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी हेडिंग क्या है? अपनी हेडिंग है टक्कर सिद्धांत द्वारा वेग स्थिरांक की गणना। ठीक है भाई, देखो आपको याद है, ध्यान ये रखना है कि ये सिद्धांत, इसका एक अजम्पशन मानते हैं अपन, यह सिद्धांत द्विअणुक अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। ठीक है, द्विअणुक अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। इससे मतलब क्या है? देखो आपके पास दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक अभिक्रिया ये वाली है और दूसरी अभिक्रिया है ये वाली। द्विअणु मतलब बाइमोलिकुलर। इस अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिकारक अणु क्या है? सेम है, और यहाँ दोनों अभिकारक अणु क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, तो वेग नियम के अनुसार जब हम इसका वेग लिखने चलते हैं, हम वेग नियम के अनुसार जब हम इसका वेग लिखने चले तो हमारे पास क्या आया? थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, वेग लिख लो चाहे रेट लिख लो। रेट इज इक्वल टू के, और आगे आपके पास ए स्क्वायर। यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों की रेट आ गई। अब हम यहाँ पे एक अजम्पशन मान रहे हैं, माना कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इन सबको हम कितना मान रहे हैं? इकाई मान रहे हैं। तो आपके पास क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू के। ध्यान रखना भाई, जो भी मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ आप भी उसको डब्बे में बंद करते जाओगे, इसको समीकरण 1 कह दोगे। तो ये तो वेग जो अपने पास आया है, ये किसके अनुसार आया है? बोलो किसके अनुसार आया है? वेग नियम के अनुसार आया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? टक्कर सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार ये थोड़ी होता है वेग। ठीक है, लेकिन नीचे लिखोगे आप, लेकिन टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या जो वेग होता है वो होता है टक्करों की संख्या, और टक्करों की संख्या किसमें? पर लीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसी को कहते हैं टक्करों की आवृत्ति। टक्करों की आवृत्ति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, पर लीटर पर सेकंड मतलब होता है आवृत्ति इनटू प्रभावी टक्करों का अंश, सॉरी इनटू सक्रियता अणुओं का अंश। ठीक है, इनटू सक्रियत अणुओं का अंश। याद रखना, अणुओं की संख्या नहीं है, अणुओं का अंश। जो एक्टिवेट अणु हो गए उनका कुछ अंश वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? जो टक्कर सिद्धांत है उसके अनुसार वेग क्या आएगा? सॉरी यहाँ पे लिखो प्रभावी टक्करों का अंश लिखो,
क्या लिखोगे? प्रभावी टक्करों का अंश। ठीक है भाई। देखो वे को क्या लिखते हो? रेट लिखते हो इज इक्वल टू टक्करों की संख्या या फिर टक्करों की आवृत्ति, इसको लिखा है जेड, और प्रभावित टक्करों का अंश इसको लिखा है क्यों। याद रखना भाई, ये जो आगे अपने पास समीकरण इसको 2 कह दिया, कुछ नहीं है, प्रभावित टक्करों का जो अंश है उसको क्यों कहा है, और जो आपके पास है टक्करों की संख्या या फिर टक्करों की आवृत्ति उसको क्या कहा है? जेड अपन ने कहा है। इसके आगे हम चलते हैं तो देखो क्या आया। अब आप क्या करो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करो। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, चलो आगे लिख देते हैं, 1 व 2 की तुलना करने पर। तो जब आपने तुलना किया तो इधर भी रेट इधर भी रेट, रेट से रेट कट गया, के बराबर क्या आ जाएगा? जेड गुणा क्यों। के बराबर जेड गुणा क्यों। ये इंपॉर्टेंट समीकरण बनती जा रही है, ध्यान रखना भाई। समीकरण 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखते हैं हमें जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक चीज़ और लिख लो, चलो लिख लो। तो क्यों होता है उसका फॉर्मूला होता है एन स्टार बटे एन। अब ये एन स्टार, स्टार का मतलब होता है एक्टिवेटेड, तो आप लिखोगे यहाँ पे एन स्टार होता है सक्रियत अणुओं की संख्या, सक्रियत अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या, अणुओं की कुल संख्या, ठीक है। और ये बराबर होता है e की पावर माइनस का EA बाई RT के। तो आपको भाई इसको याद ही रखना है, इसको आप समीकरण 4 कह देना। जो क्यों होता है उसका फॉर्मूला होता है एन स्टार बटे एन। एन स्टार क्या है? सक्रियत अणुओं की संख्या, और एन क्या है? अणुओं की कुल संख्या, और ये किसके बराबर होता है? e की पावर माइनस EA बाई RT के, ठीक है। आपको ये याद ही रखना है। अब हम आप आगे लिखते हैं यहाँ पे, देखो एक बार इसको मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ, फिर इसको एक साथ समराइज कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार समान प्रकार के अणुओं के लिए आवृत्ति अणुओं के लिए टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Z11। समझना भाई। देखो आवृत्ति को हमने क्या कहा? आवृत्ति को हमने क्या कहा? जेड। फ्रीक्वेंसी को क्या कहा? जेड। अब क्या करें? समान प्रकार के अणु, मतलब ये वाला केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो समान प्रकार के अणुओं के लिए उस जेड को क्या कह दोगे? Z11। अगर आप भिन्न प्रकार के अणु लेते हो तो क्या कह दोगे? Z12 उसको कह दोगे। हमारी बुक में केवल यही दिया हुआ है तो हम इसी को लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है Z11 इज इक्वल टू 1/√2 एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई अंडरवुड 8RT ओवर पाई m। ये आपका होता है सिद्धांत, टक्करों की आवृत्ति होती है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ये KTG के अनुसार आया है Z1 बराबर 1/√2 एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई अंडरवुड 8RT अपॉन पाई m। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, इस समीकरण को हम सरल बना रहे हैं। देखो भाई, जो अंडरवुड 8 है
उसको हम 2√2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो पाई है, ये वाला पाई, इसको हम √पाई गुणा √पाई लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन सबको यहाँ अप्लाई किया हमने। देखो इसको इजी बना रहे हैं। आपके पास आ गया Z11 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू n स्टार का स्क्वायर इंटू सिग्मा का स्क्वायर। पाई को क्या लिखोगे? √पाई इंटू √पाई। अब जो 8 है इसको बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं? √8 को क्या लिख सकते हो आप? 2√2। तो मैंने लिखा इसको 2√2। अब अंदर से तो 8 हट गया, अंदर क्या बचा? RT ओवर पाई m। ठीक है भाई, देखो √2 से √2 कट गया। अब नीचे √पाई है, उससे एक √पाई कट गया। तो देखो क्या हो रहा है, ये √पाई अंदर लिख सकते हैं क्या अपन? गुणा में चला गया ऊपर। देखो क्या आएगा, Z11 इज इक्वल टू, एक तो ये 2 आपका आ गया, 2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा होता है कोलिजन डायमीटर, ठीक है। सिग्मा क्या होता है? कोलिजन डायमीटर। और n स्टार अभी पढ़ ही लिया, ये क्या होता है? सक्रिय अणुओं की संख्या होती है। और अब बताओ n स्टार आ गया, सिग्मा स्क्वायर आ गया, ये कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो क्या हो जाएगा? √पाई RT बटे m। ये क्या आया है आपके पास? टक्करों की आवृत्ति आई है समान प्रकार के अणुओं के लिए। इसको हम कह देंगे समीकरण 5। बोलो इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 का यूज़ करने वाले हैं। तो समीकरण 3 में देखो, समीकरण 3 में 4 का मान, 3 और 4 से देखो, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 में 4 और 5 का मान रखेंगे। समीकरण 4 में तो किसका मान है? क्यों का, तो उठा के 3 में रख देंगे। और समीकरण 5 से किसका मान मिल रहा है हमें? जेड का, तो उठा के कहाँ रख दोगे? समीकरण 3 में रख दोगे। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, वेग स्थिरांक की इकाई, सॉरी वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा के उसको आगे लिखते हैं अपन, ठीक है। ले लो, ठीक है। तो अब हम क्या करूँ, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, फिर आपको एक साथ समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो भाई, देखो यहाँ से आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 3, 4 व 5 से। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 और 4 को 5 को देखा, तो समीकरण 4 से तो क्यों का मान उठा के यहाँ रख दिया। क्यों का मान ये रखना है आपको, e⁻a/RT। और समीकरण 5 से जेड का मान उठा के यहाँ रख दिया। तो हमारे पास क्या आया, के बराबर, सुनते जाना, के बराबर 2n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर √पाई/RT अपॉन m डॉट e⁻⁻RT। ये आपका क्या आ गया, टक्कर सिद्धांत से वेग स्थिरांक की गणना। ये क्या आ गया आपका, वेग स्थिरांक। अब यहाँ कौन क्या है वो लिख रहा हूँ मैं, के क्या है, वेग स्थिरांक, ठीक है। n स्टार क्या है, सक्रिय अणुओं की संख्या, क्या है, सक्रिय अणुओं की संख्या है। और बताओ सिग्मा क्या है, कोलिजन डायामीटर, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट है ही, आर वेग स्थिरांक है, टी क्या है, परम ताप, मतलब एब्सोल्यूट
टेम्परेचर है। ठीक है, एम क्या है, यह है अणुओं का मोलर द्रव्यमान। मोलर मास आता है कि वही है, एम क्या है, अणुओं का मोलर द्रव्यमान। और आपका जो ई है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, क्यों लिखना था, तो क्यों भी है ये आपके पास, क्यों क्या है, सक्रिय अणुओं का प्रभावी टक्करों का अंश है ये। ठीक है, अब देखो मैंने इसको समीकरण को मॉडिफाई किया और लास्ट में लिख दिया k इज इक्वल टू जेड डॉट ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। ये आपके पास समीकरण आ गई, फाइनल समीकरण। आप इसको भी फाइनल ही मानोगे। अब देखो हमने क्या किया, कुछ बस जो बड़ा सा कांस्टेंट था उसको जेड मान लिया, किसको, 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्टार का स्क्वायर अंडरवुड पाई आर टी अपॉन एम। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल इसको जो इतना बड़ा फैक्टर था इसको क्या मान लिया, जेड मान लिया। तो हमने बस केवल जेड रख दिया उसकी जगह। और देखो आर समीकरण क्या थी, के बराबर ए डॉट ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। यहाँ कुछ नहीं आया, एक जगह क्या गया, जेड आ गया। देखो समीकरण सेम है ना, के बराबर जेड डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और आर समीकरण क्या थी, के बराबर ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। जो जेड है वो है कोलिजन फैक्टर। ठीक है, संघट्ट कारक। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसको एक बार मिटा देता हूँ और फिर आपको दोबारा से फटाफट इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमें किस तरह की गणना करनी है, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सक्रियत संकुल सिद्धांत, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, देखो सबसे पहले वो मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूँ कि रेट बराबर के। चलो ये कैसे, ये भी देख लो। हमने ये हमने क्या कहा, द्विअणु का विक्रय ऊपर लागू होता है। तो हमने केस लिया एक तो ये वाला और दूसरा केस लिया हमने ये वाला। इसके लिए जब हमने वेग लिखा किसके अनुसार, वेग नियम के अनुसार, तो हमारे पास रेट आया के ए स्क्वायर। और इसके लिए रेट क्या आया, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब देखो हमने क्या मान लिया, माना कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों समीकरण से क्या आ गया, रेट बराबर के आ गया। इसको समीकरण हमने ए का। लेकिन ये जो रेट आई है ये किसके अनुसार आई है, वेग नियम के अनुसार आई है। हमें क्या पढ़ना है, टक्कर सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो वेग होगा, ठीक है, कोलिजन थ्योरी के अनुसार जो रेट होती है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो वेग होता है वो क्या होता है, टक्करों की संख्या किसमें, पर लीटर पर सेकंड में। और इसको क्या कहते हैं, टक्कर आवृत्ति भी इसी को कहते हैं, गुणा प्रभावी टक्करों का अंश। ठीक है, ये वेग होता है किसके अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार। तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, वेग को लिखा रेट बराबर टक्कर जो आवृत्ति होती है, टक्कर आवृत्ति या फिर टक्करों की संख्या, उसको क्या कहते हो, जेड। ठीक है, इनटू प्रभावी टक्करों का अंश, उसको क्या कह दिया, क्यों कह दिया।
तो इतनी बड़ी समीकरण को हमने छोटे से में कन्वर्ट कर लिया, इसको समीकरण नंबर 2 हमने कह दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो जो क्यों होता है, जो क्यों होता है वो क्या होता है, n स्टार बटे n। n स्टार क्या है, सक्रियत अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, या फिर अणुओं की कुल संख्या, कैसे भी लिख लो। ठीक है, कुल अणुओं की संख्या। और ये जो फैक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, e की पावर माइनस EA बटे RT के बराबर होता है। तो इसको हमने कहते हैं समीकरण 3 हमने कह दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करोगे तो रेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, K बराबर Z गुणा Q, K बराबर Z गुणा Q। ये समीकरण कौन सी आ गई आपकी, चौथी। ठीक है भाई, फटाफट देखो। इसके बाद में देखो हमारे पास क्यों का मान भी आ गया, अब किसका मान बच रहा है, Z का मान। तो Z का मान कहाँ से निकालते हैं, KTG के अनुसार। ठीक है, KTG के अनुसार समान प्रकार के अणुओं के लिए, समान प्रकार के अणुओं के लिए टक्कर आवृत्ति कितनी होगी, बोले क्या होगी, Z11 इज इक्वल टू 1/√2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर पाई एट RT अपॉन पाई m, ये होता है। अब हमने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया, इजी बना लिया। ठीक है, तो हमने 8 को क्या लिखा, तो √2 लिख दिया। देखो भाई 1/√2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर, इस पाई को मैंने लिखा √पाई इंटू √पाई। ठीक है, और 8 को क्या लिख दिया, 2√2, अंदर क्या बचा, RT अपॉन पाई m। √2 से √2 कटा, एक √पाई से एक √पाई कट गया, क्या बचा, Z11 इज इक्वल टू ये 2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, अभी √पाई अंदर चला जाएगा तो जाएगा पाई RT अपॉन m। ये आपके पास आ गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी, किसके लिए, समान प्रकार के अणुओं के लिए। इसको आपने समीकरण में कह दिया 5, और लास्ट में कह दिया समीकरण 3, 4 व 5 से जब सबको मिला दिया तो हमारे पास आया K इज इक्वल टू 2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर पाई RT और m डॉट E की पावर माइनस का EA/RT। तो या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर हमने इसको इस पूरे फैक्टर को क्या मान सकते हैं हम, Z। तो आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो, K इज इक्वल टू Z डॉट E की पावर माइनस का EA/RT। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, ये सेम वैसे ही है जैसे आप RNA समीकरण पढ़ते थे। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे आप RNA समीकरण पढ़ते थे। यहाँ A है, यहाँ क्या है, Z है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संक्रमण अवस्था सिद्धांत, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तब तक आप इसको समझ लो, उतार लो। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, टक्कर सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है भाई, टक्कर सिद्धांत को क्या कहते थे,
कोलिजन थ्योरी कहते थे इसको, ठीक है। अब देखो हमने लास्ट में इसको पढ़ लिया था, हमारे पास क्या था, k इज इक्वल टू जेड डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और जो z था वो क्या था, 2n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी ओवर m, ठीक है। ये था जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह रहे थे, संघट्ट आवर्ती इसको अपन कह रहे थे। तो यहाँ पे अपन ने कोलिजन थ्योरी को पढ़ा था। अब इसकी कुछ सीमाएं, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक संशोधित टक्कर सिद्धांत दिया गया था, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई थी। तो अपन अब आप हेडिंग डालोगे, टक्कर सिद्धांत की सीमाएं टक्कर सिद्धांत की सीमाएं एवं संशोधित टक्कर सिद्धांत, ठीक है भाई। अंग्रेजों के लिए क्या कहोगे आप, लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड modified कोलिजन थ्योरी। देखो भाई इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस क्या थी और हमें फिर इसमें क्या संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये होगा टक्कर सिद्धांत की सीमाएं एवं संशोधित टक्कर सिद्धांत। तो नंबर 1 पहली सिद्धांत, पहली कमी ये कहा जाता है, देखो हमने जो टक्कर सिद्धांत पढ़ा था उसमें क्या कहा था, वेग इस तरह की गणना की थी, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाओं के लिए हम टक्कर सिद्धांत से जो के का मान निकालते हैं वो क्या होता है कि प्रयोगों द्वारा जो के का मान ज्ञात किया जाता है उससे अलग होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे कुछ अभिक्रियाओं के लिए टक्कर सिद्धांत द्वारा गणना किया गया के का मान प्रायोगिक मानों से क्या था, भिन्न था, ठीक है, प्रायोगिक मानों से भिन्न था। पॉइंट नंबर 2, जो टक्कर सिद्धांत होता है ये केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, ठीक है। जो जलीय विलयन में अभिक्रियाएं होती है उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो लिखो दूसरा, टक्कर सिद्धांत केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, जलीय विलयन वाली अभिक्रियाओं पर जलीय विलयन वाली अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो टक्कर सिद्धांत होता है ये केवल सामान्य अभिक्रियाओं पर लागू होता है, जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। ये भी आप याद रखोगे। सामान्य अभिक्रिया क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे टक्कर सिद्धांत केवल सामान्य अभिक्रियाओं
सामान्य अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, सामान्य अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है भाई। और इसकी जो लास्ट लिमिटेशन है वो क्या है कि हमने क्या कहा कि जो टक्कर सिद्धांत है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। तो जो लास्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती है उनके लिए एक संशोधित टक्कर सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। संशोधित टक्कर सिद्धांत किसके लिए दिया गया है? जटिल अभिक्रियाओं के लिए। और मुझे बताओ कि हम क्या ज्ञात करते हैं यहाँ से? के मतलब वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से? टक्कर सिद्धांत की सहायता से। तो इसके जो लिमिटेशन नंबर 4 है वो ये है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए संशोधित टक्कर सिद्धांत, जटिल अभिक्रियाओं के लिए संशोधित टक्कर सिद्धांत दिया गया है जो निम्न है। अब देखो ये क्या होता है, K = P डॉट Z डॉट e की पावर माइनस का EA/RT। ये आपकी क्या है? मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। ठीक है भाई। क्या होती है? K = P डॉट Z डॉट e की पावर माइनस EA/RT। हमने क्या पढ़ा था? K बराबर Z डॉट e की पावर माइनस EA/RT। ये क्या है? ये आपका नॉर्मल टक्कर सिद्धांत है। हम क्या पढ़ रहे हैं? संशोधित टक्कर सिद्धांत। किसके लिए पढ़ा जाता है? जटिल अभिक्रियाओं के लिए पढ़ा जाता है। क्या होता है? K बराबर P डॉट Z डॉट e की पावर माइनस EA/RT। मतलब एक जो एडिशनल फैक्टर आ गया वो क्या आ गया? P। अब ये P क्या है? तो यहाँ P ये क्या है? प्रायिकता गुणांक, प्रायिकता गुणांक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ये आप इसको कहते हैं त्रिविमीय कारक, स्टीरिक फैक्टर या त्रिविमीय गुणांक भी इसको कहा जाता है। स्टीरिक फैक्टर, त्रिविमीय कारक, STERIC, स्टीरिक फैक्टर। ठीक है। P का मान लिख लेना आप। P का मान अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना भाई, अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये आपका क्या खत्म हो गया? टक्कर सिद्धांत की सीमाएं और संशोधित टक्कर सिद्धांत खत्म हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। जो टक्कर सिद्धांत थी उसकी क्या सीमाएं थी? पहला, ये जो टक्कर सिद्धांत है इसके द्वारा कैलकुलेट किया गया K का मान प्रयोगों द्वारा कैलकुलेट किए गए K के मान से क्या था? अलग आ रहा था कुछ अभिक्रियाओं के लिए। तो एक तो यहाँ फेल हो गया। दूसरा, ये जो टक्कर सिद्धांत है केवल गैसीय अवस्था में जो अभिक्रियाएं होती है उनके ऊपर ही लागू होता है, द्रव अवस्था में जो अभिक्रियाएं होती है उनके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जलीय विलयन में होने वाले की जगह लिख लेना, द्रव अवस्था वाली अभिक्रियाओं के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तीसरा यह है कि जो टक्कर सिद्धांत है ये सामान्य अभिक्रियाओं पर तो लागू होता है लेकिन जटिल अभिक्रियाओं के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है। तो हमने ये कहा कि जटिल अभिक्रियाओं के ऊपर टक्कर सिद्धांत को पढ़ने के लिए एक संशोधित टक्कर सिद्धांत दिया गया है, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K = P डॉट Z डॉट e की पावर माइनस EA/RT। तो जो P है एक एडिशनल फैक्टर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है? प्रायिकता गुणांक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर त्रिविमीय कारक, स्टीरिक फैक्टर। और ये किस पर निर्भर करता है? अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ठीक है।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, मिटाऊँ इसको, ओके मिटा देता हूँ। देखो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालोगे आप मेरे साथ, बोलो जय माता दी, ठीक है। देखो भाई